अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये केमिकल काइनेटिक्स की 11वीं वीडियो और लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, और साथ ही साथ फिर हम देखेंगे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट हो, रेट कांस्टेंट यानी के हो, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हो, ये क्या होता है, जनरली डबल हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल्स टू 2। म्यू का मतलब हो रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, रेट कांस्टेंट मान लीजिए 2K है, तो टेम्परेचर बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसका जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4K। ठीक है, इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर प्रोसीड होता है। जब 10 डिग्री की राइज पर हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो डबल होता जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सपोज करते हैं, वैसे देखिए जनरली क्या होता है ना कि जो रेट कांस्टेंट है वो उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट उस केस में 2 ही होता है, अगर अनलेस अनटिल क्वेश्चन में गिवन ना हो तब। ठीक है, वैसे बोर्ड लेवल पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जैसे म्यू की बात करें तो जैसे अगर मान लेते हैं म्यू 4 हो, मतलब अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट 4 हो और 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट के हो, तो 20 डिग्री सेल्सियस यानी 10 डिग्री बढ़ने पर जो इसका हो जाएगा रेट कांस्टेंट वो 4K हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस होने पर 16K हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट डिपेंडेंसी है। अगर हम एक्यूरेट डिपेंडेंसी की बात करें तो एक्यूरेट डिपेंडेंसी हमको आर्हीनियस इक्वेशन से मिलती है। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन से। तो अगर हम बात करें आर्हीनियस इक्वेशन की, तो आर्हीनियस इक्वेशन जो होता है वो होता है K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इस एक्यूरेट डिपेंडेंसी की टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसको प्रपोज किया था वॉन हॉफ ने, मगर इसका फिज़िकल इंटरप्रिटेशन और इसका सिग्निफिकेंस जो है आर्हीनियस ने दिया था इस इक्वेशन के थ्रू, इसीलिए इसको हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन से पढ़ते हैं। ठीक, आर्हीनियस इक्वेशन बेसिकली क्या बताता है, एक्यूरेट डिपेंडेंसी रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा इसके बारे में ये इक्वेशन बताता है। तो अब इसमें कुछ टर्म्स है, इसको देख लेते हैं। के जो है हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा ए जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर्हीनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ई ए जो है ये क्या है, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर जो है हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू लगभग 8.314 जूल पर केल्विन मोल होती है। ठीक है, और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है जो कि चेंज होगा। इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है हमारा ई ए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी required by reactants to do chemical reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास एक माउंटेन है, ये उसका पीक है। सपोज़ करिए यहाँ पर कुछ सामान है जिसको हमको ऊपर चढ़ाना है, तो हम इसको एनर्जी लगा के ढकेल के यहाँ तक लाएंगे। फिर यहाँ से अगर हम छोड़ भी देंगे तो ये अपने से चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर हम देखें तो हम इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, जिस पे हम लोग एक तरफ रखते हैं एनर्जी को और दूसरी तरफ हम लोग रखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट को। रिएक्शन कोऑर्डिनेट बेसिकली कहाँ पर रिएक्शन अभी पहुँचा है इसके बारे में बात हो रही। तो सपोज़ कर लेते हैं ये हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, होता क्या है कि एनर्जी बढ़ती है, फिर
कम होते 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 रिएक्टेंट से भी कम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, यहाँ पर हमको एक पीक वैल्यू मिलती है। ये जो पीक वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग ET। बेसिकली ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जब रिएक्शन जाता है तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट प्रोसीड होता है, तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है या इंटरमीडिएट बनता है, जहाँ के बाद फिर प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। तो इट इज़ द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो R है ये भाई इसको हम लोग बोल देते हैं ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको हम लोग बोल देते हैं EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से इस रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट पर जाने के बाद प्रोडक्ट्स अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ से लेके रिएक्टेंट से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज करिए कि रिएक्शन स्टार्ट ना करने के लिए रिएक्टेंट्स को कोई एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखा हुआ है K = AE - EA/RT, तो इसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ K = नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस नेचुरल लॉग E - EA/RT, या इसको ऐसे लिख लेते हैं सीधे सीधे ln K = A प्लस, इधर ये माइनस है तो माइनस EA/RT। इस तरह से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ln K को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें, लॉग के टर्म्स में। तो हमको यहाँ पर जो है कैलकुलेशन पर्पस के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको log बेस E K = log बेस EA - EA/RT इस तरह से कर लेते हैं, तो इससे हमको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ K वर्सेस टेम्परेचर पे, यानी 1/T टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम इसको देखेंगे। इधर हम ले लेते हैं 1 टेम्परेचर और इधर हम ले लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ K। तो हमको जो स्लोप मिलता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, जहाँ पर ये किसके बराबर होता है, EA/RT के बराबर होता है, और ये जो इंटरसेप्ट है हमारा ये होता है नेचुरल लॉग A। तो ये हमको ग्राफिकल फॉर्म में मिल जाता है। ठीक, अब होता क्या है इसमें कि हमको इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको log बेस 10 में ले जाते हैं। तो log बेस 10 में अगर आप ले जाएंगे इसको, तो log बेस 10 के log बेस 10 A = -EA/2.303 RT। ये एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा, इसी एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन से क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक, अब सपोज कर लीजिए कि ऐसी कंडीशन दी हुई हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर T1 है, जिस पर रेट कांस्टेंट जो है K1 है। ठीक है, उसके बाद ये टेम्परेचर जो है क्या हुआ, बढ़ गया या घट गया, इसके सपोज कर लेते हैं बढ़ गया। ठीक, इनिशियली ये था, तो और फिर फाइनली हमने देखा T2 हो गया। तो ऐसे में हमारा जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा एक और नया एक्सप्रेशन आता है जो कि दो अलग अलग टेम्परेचर को एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं दोनों को। तो हम इस वाले एक्सप्रेशन में यानी कि ln K = ln A - EA/RT को अप्लाई करते हैं। तो एट टेम्परेचर T1, ठीक है, तो ln K1 मान लेते हैं इसको, ln A - EA, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, रिएक्टेंट्स में वही सेम एनर्जी रहेगी, इसलिए हमारे पास यहाँ आ जाएगा RT1। ठीक है, T2 की बात करेंगे अगर, तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा वो K2 हो जाएगा। तो ln A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी सेम RT2। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 = ln A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा EA/R, क्योंकि ये कॉमन है, तो 1/T2
सॉरी 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अब ln के हिसाब से हम सॉल्व कर नहीं सकते तो उसको log बेस 10 में लाना पड़ता है। तो log बेस 10 में जब आप लाएंगे तो log बेस 10 K2/K1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नया टर्म जुड़ जाता है 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये जो इक्वेशन है ये T1 टेम्परेचर पर K1 रेट कांस्टेंट और T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट, इन दोनों का रिलेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास कहा हो कि सपोज़ कर लेते हैं कि अभी रिएक्शन जो है चल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 है। तो अगर यही रिएक्शन 35 डिग्री सेल्सियस पे चला गया तो रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा। तो ये इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालना हो तो टेम्परेचर से हम लोग इसकी वैल्यू उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमको दोनों केस में रेट कांस्टेंट्स वगैरह दिए हुए हों तो हम लोग इनका इस्तेमाल करके, रेट कांस्टेंट का इस्तेमाल करके हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर। अब हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। तो जनरली ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया जाता है एक थ्योरी से जो कि कही जाती है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग किससे, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से, ठीक है ना। तो होता क्या है सिंपली इसमें कि कैटलिस्ट जब पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में ना, तो वो रिएक्टेंट से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, टेम्पोरेरी बॉन्ड फॉर्म कर लेता है जिसमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फिर ट्रांजिस्टरी एक्सचेंज में आता है और उसके बाद डिकम्पोज होता है प्रोडक्ट में। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास A+B दो रिएक्टेंट हैं जो कि कैटलिस्ट C के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कैटलिस्ट C के। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये कहती है कि जो A और B और C यानी कैटलिस्ट, ये तीनों आपस में क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है फर्दर आगे AB हमको मिल जाता है और कैटलिस्ट अलग। तो ये दोनों, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और C जो होता है हमारा कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। मतलब जो कैटलिस्ट होता है वो इंटरमीडिएट प्रीपोजिशन में दोनों रिएक्टेंट्स या जितने भी रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं, ठीक है, उनसे क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कैटलिस्ट अलग हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसा ये माना जाता है, ऐसा नोटिस किया गया है रिएक्शंस में कि जब कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है किसी भी रिएक्शन में तो वो क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथवे क्रिएट कर लेता है या प्रोवाइड कर देता है रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के, ठीक है ना। बेसिकली कैटलिस्ट जो है क्या करता है, कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट के केस में एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, घटा देता है, जिससे क्या होता है एक अल्टरनेट पाथवे मिल जाता है और रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड हो जाता है। या मतलब वो प्रीवियसली नॉर्मली जिस पेस पर या जिस रेट ऑफ रिएक्शन पे चल रहा था उससे कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि अगर हम कैटलिस्ट लगाएंगे तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, मगर जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होती है, घट जाती है। बेसिकली हमारे जो कैटलिस्ट होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्टेंट जो होगा क्या होगा, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है इफ़ेक्ट कैटलिस्ट का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।